आइए आपको लेकर चलते हैं भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का एक समूह है। अंडमान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अंडमान शब्द की उत्पत्ति मलय भाषा के शब्द हांदुमन से हुई है। हांदुमन का तात्पर्य क्या होता है? हनुमान जी। हांदुमन शब्द का मलय भाषा में अर्थ होता है हनुमान। मलय भाषा क्या है? मलय भाषा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषा है। तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा टास्क है कि आप लोग जरा देखिएगा हनुमान जी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या संबंध है, और कोई संबंध हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इन जनरल क्या परसेप्शन है सबका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी नाम से सब लोग जानते हैं। आप बुजुर्गों से बात करेंगे तो बताएंगे कि काला पानी क्या है, काला पानी क्यों कहा जाता था। काला पानी सजा याफ्ता लोगों को भेजा जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा। जो क्रांतिकारी थे उनको उत्पीड़न करने के लिए वहाँ पर बहुत काल कोठरियाँ बनाई गई थीं। सेलुलर जेल आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर इनका बहुत उत्पीड़न किया जाता था और इन कैदियों के भागने की कोई संभावना भी नहीं रहती थी, क्योंकि चारों तरफ से तो पानी भरा है, द्वीप समूह है ही है। तो इसीलिए इसको काला पानी कहा जाता था कि एक बार कोई वहाँ गया तो वापस नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। अब रूल आता है सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, यहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर यूनियन जैक को उतार कर, यानी कि जो झंडा था ब्रिटिश एम्पायर का, जो झंडा था ब्रिटिश शासकों का जो झंडा था, उसको उतार कर यहाँ पर तिरंगा फहराया था। अब फिर आपके लिए एक टास्क है, भारत में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? नंबर 1, भारत में वर्तमान स्वरूप का तिरंगा स्वतंत्र भारत में कहाँ फहराया गया? इस पर जरा सा चर्चा करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल आते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ। सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर तिरंगा फहराया और उसी की याद में हर वर्ष 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भारत के कई राज्यों से बहुत दूर है, लेकिन मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और सिंगापुर के बहुत नज़दीक है। अब और थोड़ा डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ अंडमान सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। थोड़ा सा और आप मानचित्र को जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अर्थात प्रशांत महासागर से कोई भी जलयान अगर आएगा हिंद महासागर में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही जाएगा। और देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा, यहाँ की जनसंख्या आप देखिएगा, जनसंख्या यहाँ की 38,000 समथिंग है, 38,581। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जो उनका हिस्सा एक ग्रुप बनाया गया है, उनमें हैं कौन कौन? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये द्वीपों का एक समूह बना दिया गया है प्रशासन की दृष्टि से। अब केवल 3 जिले हैं यहाँ पर। कितने जिले हैं? 3। कौन कौन से 3 जिले हैं? उत्तर मध्य अंडमान जिला, उत्तर मध्य अंडमान जिला एक, दूसरा दक्षिणी अंडमान जिला, तीसरा निकोबार अंडमान जिला। अब और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे दक्षिण में एक बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट की जनसंख्या 2011 के अनुसार केवल कितनी थी? 27 थी।
सुनामी आने के कारण इस बिंदु पर काफ़ी तबाही मची। यहाँ पर भारत का कछुओं पर रिसर्च सेंटर भी चलता था। इससे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी था। आप मानचित्र का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि डंकन पैसेज है। डंकन पैसेज एक ऐसा मार्ग है, जल मार्ग है, जो कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रहा है। बहुत ही सामरिक महत्व का ये पैसेज है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स आप देखेंगे, जैसे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ रहा है। अब आप बताइए चैनल किसे कहते हैं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा चैनल क्या हैं। तो मैंने बताया आपको 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा चैनल कौन कौन से? बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ चैनल्स का नाम भी आप खुद लिखिएगा, देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कुल कितने चैनल हैं। ज़रा सा देखिएगा और बताइएगा। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दर्शनीय स्थलों के बारे में। पहली बात है, आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? आपको जाना पड़ेगा हवाई जहाज़ के माध्यम से। हवाई अड्डा यहाँ के कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ पर सेलुलर जेल जहाँ पर क्रांतिकारियों को ये लोग बंद रखते थे, सेलुलर जेल आप घूम सकते हैं। कोरल रीफ सबसे बढ़िया क्या है? कोरल। यहाँ पर समुद्री तट पर कोरल्स बहुत मिलेंगे आपको। कोरल रीफ्स हैं। कार्विन कोव्स तट है और वाइपर द्वीप आप जा सकते हैं। सिंक और रेड स्किन द्वीप जा सकते हैं। सिंक और रेड स्किन द्वीप में एक बहुत खास बात है कि यहाँ ज़्यादातर स्थलों में समुद्र का पानी बहुत ही साफ़ है, क्योंकि बहुत दूर है, प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं है। इतना साफ़ पानी है कि मछलियाँ जो है, आप रंगीन मछलियों को पानी में ही देख सकते हैं। बैरन द्वीप आप जाइएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी है और एक्टिव ज्वालामुखी है। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यहाँ का वो कोलकाता हाई कोर्ट है, लेकिन खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ एक्टिव है। थोड़ा सा मानचित्र का अवलोकन आप अगर कर लें तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक कौन कौन से देश स्थित हैं। कितना सामरिक महत्व हो सकता है भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। नज़दीक देश कौन है? ऊपर की तरफ म्यांमार है, बगल में इंडोनेशिया है, मलेशिया है और सिंगापुर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट किन दो देशों के बीच? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो यहाँ से जो भी जलयान आएंगे वो पहले कहाँ होकर निकलेंगे? यहाँ मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जलयान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास से या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होकर ही गुजरेंगे। तो इस हिसाब से क्या हो सकता है, क्या सामरिक महत्व हो सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, कि प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में इंटर होने वाले विभिन्न जलयानों की गतिविधि पर नियंत्रण किया जा सकता है, नज़र रखी जा सकती है। हिंद महासागर में होने वाले किसी भी गतिविधि पर आप नज़र रख सकते हैं। कहाँ से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। इसके अलावा इसका सामरिक महत्व ये भी हो सकता है, जलयानों की डॉकिंग के लिए यहाँ पर स्पेस उपलब्ध कराया जा सकता है, क्योंकि समुद्र में इतना ज़्यादा स्पेस होना वो भारत के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत ही सामरिक महत्व है। इस क्रम में भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हवाई सर्विलांस सिस्टम बाज स्थापित किया गया है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर सबमरीन ऑप्टिकल केबल का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया था पिछले दिनों। जापान ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। जापान का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही सही रणनीति है। यहाँ पर भारत की विदेश नीति बहुत कारगर होगी अगर चीन की विपरीत विचारधारा के देश यहाँ पर आएँ और कुछ इन्वेस्टमेंट करें, भारत की मदद करें। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम प्रयास करने होंगे, जिससे कि एक तरफ चीन की जो आवाजाही है उस पर नियंत्रण किया जा सकेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से जैसे ही कोई यान घुसेगा, जलयान घुसेगा, सबसे पहले कहाँ आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में आएगा या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास से गुजरेगा।
तो यहाँ पर सर्विलांस सबसे बढ़िया काम है, यहाँ पर सर्विलांस भी किया जा सकता है और साथ में अगर मिसाइल वगैरह तैनात कर दी जाए तो बहुत बढ़िया होगा अपनी सुरक्षा के लिए। ये हिंद महासागर, पूरे हिंद महासागर को ये यहाँ से ऑब्जर्व किया जा सकता है अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी समुद्री सीमा, बहुत बड़ी समुद्री सीमा यहाँ से लेकर ग्रेट निकोबार से लेकर म्यांमार बॉर्डर तक, इंदिरा पॉइंट से लेकर म्यांमार बॉर्डर तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप यही कह सकते हो कि एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का बहुत मजबूत फ्रंटियर है।